नमस्कार स्टूडेंट्स। सॉरी। आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी का लेक्चर नंबर 75। देखिएगा स्टूडेंट्स कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था फिरोमोन। तो फिरोमोन को अब अपने जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था। इसको अपने आज थोड़ा समाप्ति की ओर चल रहे हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि जो स्तनधारियों के अंदर फिरोमोन्स की बात अपने कर रहे थे, फिरोमोन्स इन मैमल्स, उनकी अपने बात कर रहे थे। तो फिरोमोन्स इन मैमल्स की यदि हम बात करें तो जो फिरोमोन्स होते हैं वो स्तनधारियों के द्वारा स्रावित होते हैं और ये ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। इनकी अधिकतर ग्रंथियां क्या होती है कि स्तनधारियों के अंदर त्वचा पर पाई जाती है और अलग अलग स्तनधारियों के अंदर इन ग्रंथियों की जो उपस्थिति है शरीर के अंदर वो अलग अलग स्थानों पर होती है। तो जिनके कुछ अपने नाम देखना चाहेंगे। सबसे पहले कंठस्थ ग्रंथियाँ। तो कंठस्थ ग्रंथियाँ जो होती है कंठ वाले भाग के नीचे की ओर पाई जाती है, जहाँ पर अपने देखा होगा कई बार गाय भैंस है या हिरण है, ये अपने ये जो कंठ वाला भाग है, कंठ का मतलब जो गर्दन का नीचे का भाग है, उस भाग को नज़दीक के पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं, रगड़ते हुए रहते हैं। फिरोमोन ग्लैंड्स इन मैमल्स, तो रगड़ते रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कंठस्थ ग्रंथियां कहा जाता है। कंठस्थ ग्रंथियां। और इन ग्रंथियों के द्वारा जो है गंधयुक्त फिरोमोन का क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है। और ये जो गंधयुक्त फिरोमोन होता है ये जो अपनी जाति का दूसरा नर या मादा होती है उनको आकर्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। अगली है स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ जो है आपको पता ही है कि फीमेल्स के द्वारा फीमेल्स के अंदर होती है। ये वैसे तो मेमेलियन सबके अंदर पाई जाती है, मेल फीमेल में, पर फीमेल के अंदर अधिक विकसित होती है। तो स्तन ग्रंथियाँ जो होती है उनके द्वारा भी क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का फिरोमोन स्रावित होता है। और स्तन ग्रंथियाँ जो है खासकर जैसे हमने बात की थी चूहे वगैरह खरगोश वगैरह के अंदर, इनके अंदर क्या होते हैं, अंधे बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो इनके द्वारा स्रावित फिरोमोन जो होता है, या कई बार मादा अपने क्या करती है मुख की लार इनके ऊपर रगड़ देती है, और जिससे क्या होता है कि जो अंधे बच्चे होते हैं उस फिरोमोन की गंध को ग्रहण करके ही स्तन ग्रंथियों तक पहुँच जाते हैं। तो ये स्तन ग्रंथियाँ जो है वो भी फिरोमोन का स्राव करती है। उसके अलावा परिमुख ग्रंथियाँ। परिमुख, अब आपको नाम पता ही होगा, परिमुख, मुख के चारों ओर, परिमुख ग्रंथियाँ, मुख के चारों ओर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ क्या कहलाती है, परिमुख ग्रंथियाँ कहलाती है। और ये ग्रंथियाँ जो होती है होठों के दोनों होठों के ऊपर नीचे या पास में स्थित होती है, जो कोमल त्वचा होती है वहाँ पर आकर के खुलती है, वहीं पर ही पाई जाती है। और परिमुख ग्रंथियाँ जो होती हैं ये वसायुक्त ग्रंथियाँ होती है। और इनके द्वारा भी क्या होता है कि जो फिरोमोन स्रावित होते हैं वो विपरीत जो लिंगी साथी है उसके व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा जो पुरोनितंब ग्रंथियां हैं, पुरोनितंब ग्रंथियां नितंब क्षेत्र में पाई जाती है और इनके द्वारा भी गंधयुक्त फिरोमोन का स्राव होता है, जो कि अपनी जाति के दूसरे सदस्यों को क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। तो नितंब ग्रंथि में, नितंब क्षेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है, पुरोनितंब ग्रंथियां कहलाती है। अगली है परिगुदीय ग्रंथियां। परिगुदीय ग्रंथियां गुदा क्षेत्र के चारों ओर पाई जाती है, या गुदा क्षेत्र के अंदर भी ये पाई जाती है। और ये भी गंधयुक्त फिरोमोन का स्राव करती है, जो कि लिंग आकर्षक होता है। खासकर गाय भैंस बकरी के अंदर ही इस फिरोमोन को मोस्टली देखा जाता है कि जो नर है वो
जब मैथुन की क्रिया करता है तो उससे पहले मादा के ये गुदीय क्षेत्र को सूंघता है, तो जिससे क्या होता है कि जो गंध है वो विपरीत लिंगी साथी उसको आकर्षित करने का क्या करती है, काम है करती है। उसके अलावा बाह्य श्रवणीय नाल ग्रंथियां, बाह्य श्रवण नाल ग्रंथियां और श्रवण नाल होती है जिसको कर्णकुहर भी कहा जाता है, उसके अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है, बाह्य श्रवण नाल ग्रंथियां कहा जाता है। और बाह्य श्रवण नाल ग्रंथियां जो होती है ये ग्रंथियां जो है अपनी जो जाति के दूसरे जंतु होते हैं वो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन करती है। कौन सी ग्रंथियां, बाह्य श्रवण नाल ग्रंथियां। और दूसरी है लास्ट जो ग्रंथि नेत्र छद ग्रंथियां, ये नेत्रों के आसपास पाई जाती है, जैसे मीबोमियन ग्रंथियां। कौन सी, मीबोमियन ग्रंथियां जो होती हैं वो नेत्र छद ग्रंथियों का उदाहरण है। इनके द्वारा भी क्या स्त्रावित होते हैं, फिरोमोन स्त्रावित होते हैं। तो फिरोमोन ग्लैंड्स जो होती है मैमल्स में मुख्यतः 7 प्रकार की पाई जाती है, जो कि किसका स्त्राव करती है, फिरोमोन का स्त्राव करती है। अब देखिएगा अपना जो लास्ट टॉपिक है इसका कि जो है फिरोमोन्स जो है उसका क्या यूज क्या है। अब देखिएगा जो फिरोमोन्स हैं इनका आपने बात करें तो थोड़ा मैंने आपको बताया भी था कि फिरोमोन्स का यूज कीटों के अंदर अगर हम देखें, स्तनधारियों के अंदर यदि हम देखें तो ये वास्तव में व्यवहार में परिवर्तन करने वाले रसायन होते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन मैंने बताया था किस किस क्षेत्र में हो सकता है, विपरीत लिंगी साथी को आकर्षित करने के लिए, भ्रूणीय डेवलपमेंट के लिए, उसके अलावा अपनी जाति के दूसरे सदस्यों को किसी खतरे के लिए बताने के लिए, अपनी जाति के दूसरे सदस्यों को भोजन के लिए बताने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या है, व्यवहार में परिवर्तन के तरीके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फिरोमोन्स हैं उनका उपयोग जो है वो किया जाता है। और मनुष्य के संदर्भ में यदि देखें तो जैसे आज किसी भी खेत के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि कोई भी पर्टिकुलर कीट की संख्या ज़्यादा हो गई है तो उस कीट के द्वारा स्त्रावित जो फिरोमोन होता है उस फिरोमोन को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके किसी भी पेड़ की शाखा पर अगर रगड़ दें, कृत्रिम रूप से आजकल मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उनको यदि किसी पेड़ की शाखा पर रगड़ दें तो जिससे उस जाति के सभी सदस्य उधर आकर्षित हो जाते हैं और उनको पकड़ करके जला दिया जाता है या झांपड़ा विधि से उनको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब किसी किसान के ये यूज़फुल होते हैं फिरोमोन, और फिरोमोन की सहायता से जो कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। उसके अलावा जो है फिरोमोन्स जो हैं, अब ये जो अपराधियों की खोज है उसके अंदर भी खोजी कुत्ते क्या है, फिरोमोन को ही सूंघते हैं और वो फिरोमोन तक सूंघते सूंघते क्या है कि वो जो अपराधी है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जो खोजी कुत्ते होते हैं वो भी इस फिरोमोन का यूज़ करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, अपराधी तक पहुँचते हैं। उसके अलावा फिरोमोन का उपयोग शोध कार्यों में भी किया जाता है। अब जैसे यदि हमें किसी क्षेत्र के कीटों की संख्या को गिनना है, काउंट करना है, या किसी भी कीटों की पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना है तो इसके लिए हम फिरोमोन का यूज कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन से फिरोमोन जो है कौन से कीट जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार से फिरोमोन का उपयोग अपने शोध कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। अब अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का वो है डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड फिरोमोन। हार्मोन और फिरोमोन में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर की यदि हम बात करें दोनों ही कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, दोनों ही जंतुओं के द्वारा क्या होते हैं, स्रावित किए जाते हैं, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित करते हैं, पर फिर भी दोनों में क्या है, अंतर पाया जाता है। उस अंतर की अपने बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा उस अंतर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फिर हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि जो फिरोमोन्स होते हैं वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड
से स्रावित होते हैं। फिरोमोन एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि फिरोमोन जो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं। अगला प्रभाव क्या है, ये जिस जंतु द्वारा स्रावित होते हैं, द्वारा स्रावित होते हैं उसी जंतु में कार्य करते हैं, या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जबकि यहाँ पर होता है क्या, ये किसी एक जंतु द्वारा स्रावित होने पर दूसरे होने पर उसी जाति के दूसरे जंतु में व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, कौन है, फिरोमोन। तो अपने को पता है हार्मोन जैसे अपने मान लीजिए बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्पोजिट, अपने एडीएच हार्मोन मान लेते हैं, एंटीडाययूरेटिक हार्मोन। बनने के बाद में वो रक्त की सहायता से कहाँ तक पहुँचता है, अपनी किडनी तक, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो है वहाँ पर जो जल और लवण है उनके पुनः अवशोषण को क्या करता है, कंट्रोल करता है या उसको बनाए रखता है। तो इस प्रकार से अपने शरीर में बन रहा है और अपने शरीर में कार्य कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि फिरोमोन किसी जैसे नर के द्वारा बन रहा है तो उसी जाति की जो मादा है उसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये अपने अपने पढ़ गए। तो यहाँ पर एक जंतु प्रभावित होता है, खुद जो बनाता है हार्मोन, यहाँ पर क्या होता है, एक जंतु स्रावित करता है, दूसरे जंतु के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके अलावा ये जाति विशेष नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, अधिकांशतः ये जाति विशेष होते हैं। ये क्या होते हैं, जाति विशेष होते हैं। अब जाति विशेष का मतलब क्या हो, जैसे गुडनसेफ ने प्रयोग किया किसके ऊपर, मेंढक के टैडपोल लार्वा पर। तो उन्होंने देखा कि यदि मेंढक के टैडपोल लार्वा की थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए, उसकी जगह यदि मनुष्य का या भेड़ का उन्होंने दिया था, थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगाया था, तो उन्होंने देखा उसमें मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जाति विशेष नहीं है, क्योंकि मेंढक का जो थायरोक्सिन है और मनुष्य और भेड़ का जो थायरोक्सिन है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समानता होती है, तो वो एक दूसरे के अंदर काम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जाति विशेष होता है, यानी कि जो कीट जैसे मान लीजिए सपोज इट कि मकाका मुलाटा बंदर के अंदर जो है, या मकाका रिसिस बंदर के अंदर जो फिरोमोन काम कर रहा है, वो दूसरे बंदर की जाति या उसी दूसरा जो बंदर है उसी अन्य जाति का, उसके अंदर वो काम नहीं करेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर बनने वाला फिरोमोन जो है वो अन्य किसी स्तनधारी पर अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो जाति विशेष ही होता है। और अपनी बात भी की थी कि जैसे ये रानी पदार्थ बनता है मधुमक्खी के अंदर, नो कीटोक्सीडेक्विनोइक अम्ल, तो ये रानी जो पदार्थ होता है ये केवल मधुमक्खियों के अंदर ही प्रभावी होता है। और मधुमक्खियों में किसके लिए प्रभावी होता है, ये जो श्रमिक मधुमक्खियां उनके अंडाशय के डेवलपमेंट को रोकती है। तो कहने का मतलब जाति विशेष हो गया, मधुमक्खियों का फिरोमोन मधुमक्खियों के लिए काम कर रहा है, अन्य किसी जो इंसेक्ट है उनके लिए कोई यूजफुल नहीं होता। इसलिए क्या होता है, जाति विशेष होते हैं। इनको रक्त में छोड़कर लक्ष्य अंग तक ले जाया जाता है, जबकि इनको हवा में, जल में छोड़कर उसी जाति के
दूसरे जंतु तक पहुंचाया जाता है, जंतु तक पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो अब देखिएगा, हमें पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये जो ग्रंथियां होती हैं ये क्या होती है, नलिकाविहीन होती हैं। तो नलिकाविहीन होने के कारण क्या होता है कि इनके द्वारा जो बनने वाले हार्मोन होते हैं उनको क्या किया जाता है कि रक्त में छोड़ दिया जाता है, रक्त उनको लक्ष्य अंग तक लेकर जाता है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि इनको सीधे हवा या जल में छोड़कर उस जाति के दूसरे जंतु तक क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। और उनके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पांचों जो चारों लक्षण हैं ये हार्मोन और फिनोमोन को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें कि हार्मोन्स और फिनोमोन्स जो हैं, अब जैसे हार्मोन के अंदर हमने देखा कि मास्टर ग्लैंड इस तरह से पाई जाती है, जबकि फिनोमोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लागू होता है, क्योंकि ग्लैंड्स होती हैं सीधी, वो अपना स्राव छोड़ती है। और दूसरा जो है कि हार्मोन्स जो हैं, हमने देखा कि एक कुछ ऐसे हार्मोन भी हैं जैसे एक निश्चित आयु में काम करते हैं। जैसे हमने बात करें हैं जनन हार्मोन्स की, FSH LH की, तो प्यूबर्टी स्टेज में काम करते हैं। तो परंतु फिनोमोन के लिए ऐसा नहीं होता है, फिनोमोन जो हैं वो बनते रहते हैं और जो ग्रंथियाँ हैं उनका स्त्राव करती रहती हैं। तो इस प्रकार से ये हार्मोन और फिनोमोन के डिफरेंस पाया जाता है। तो ये आज अपना जो एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें हमने जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो सारी की सारी पढ़ ली हैं। उसके बाद में देखिएगा कि हमारा जो किताब का नाम है वो मेमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी, क्या नाम है, मेमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी नाम है। तो हमने मेमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको पढ़ लिया। उसके अलावा हमने जो एक बड़ा टॉपिक था फिनोमोन, और उस फिनोमोन को हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब अपना जो अगला जो टॉपिक शुरू होगा, जो बड़ा मतलब आधा पार्ट है बुक का, वो है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये BSc थर्ड ईयर के अंदर लगती है, और BSc B.Ed थर्ड ईयर के अंदर भी इसका कुछ टॉपिक लगते हैं, जिनको अपने अब कंटिन्यूटी में डिस्कस करेंगे कि भी इथोलॉजी क्या है और इसका क्या यूज़ है, और किस प्रकार से जो है जंतुओं के अंदर इथोलॉजी का उपयोग करके हम उनका यूँ कह सकते हैं कि उनसे उनका उपयोग कर सकते हैं मानव हित के अंदर। तो इथोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है व्यवहारिकी। क्या कहा जाता है, व्यवहारिकी। तो व्यवहारिकी या इथोलॉजी क्या है, इसको अपने पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको अपने जो है नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करना शुरू करेंगे। थैंक यू।